तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की जिंदगी पर बीती एक नाकाबिले यकीन कहानी। जाने दें हाफिज साहब, कौन से पुराने जमाने की बातें लेकर बैठ गए आप। ऐसी बातें तो अब किस्सा पारीना बन चुकी, अब भला कौन इन पे यकीन करता है। मैंने ठट्टा लगाया। हाफिज जुल्फी ने बात ही ऐसी की थी कि मेरी हंसी छूट गई। इस्माइल ने मुझे कोहनी मार के बाज रखना चाहा। हम दोनों मस्जिद में नमाज पढ़ने आए थे। लोगों के जाने के बाद हम बातें करते हाफिज साहब के साथ बैठ गए। इस्माइल का कोई खानदानी मसला था जो सुलझाने के लिए उसने हाफिज साहब से मशवरा करना जरूरी समझा, मगर हाफिज साहब ने उसके मसले को सुन के फौरन माफूकुल फितरत करार दे दिया कि आसेबी मसला है, जिसमें मैं हंस पड़ा। उन्होंने शायद बुरा मना लिया, तभी मौजू बदल दिया क्या। मगर जितना वक्त मैं वहां बैठा रहा वो नाराजगी से जवाब देते रहे, मगर मैंने परवाह नहीं की। भला ये भी कोई बात है, छोटे छोटे मसलों को जिनों चुड़ैलों से जोड़ के रकम ऐंठना आजकल के मौलवियों ने कारोबार बना लिया है। मैं दिल ही दिल में अपनी बहादुरी को दाद देता इस्माइल के साथ बाहर आ गया। मुझे कोई सरोकार नहीं था कि इस्माइल का काम बने या बिगड़े। मैं इसी बात पे खुश था कि हाफिज जुल्फी को इशारों कनाइयों में मैं बावर करवा आया था कि अंगूर खट्टे हैं। सुर्ख लहंगे में जेवरात से लती फती वो छुई मुई बनी मेरे दिल के तारों को हिला रही थी। हुजरा अरूसी में आने से पहले मैं वो गिफ्ट लेना नहीं भूला था जो मैंने अपनी नो बेहाता हमसफर के लिए खरीदा था। मैंने राजस्थानी पगड़ी उतार के साइड टेबल पर रखी जो स्पेशल अम्मी ने बनवाई थी। मैं उनकी अकलौती औलाद था। जितने अरमान थे उन्होंने मेरी शादी पे खूब धूमधाम से निकाले थे। मैं आगे बढ़ा, गिफ्ट खोल के कुछ देर उसकी ताबनाकी देखता रहा, फिर उसे खोल के अपनी नो बेहाता बीवी पे ओढ़ा दिया। वो एक चमकता दमकता जर्दी माइल जर्री का दुपट्टा था जो मेरी बीवी रिमशा को बेहद पसंद था। सुहाग रात को उससे बेहतर कोई और गिफ्ट मुझे जचा ही नहीं। रिमशा ने घूंघट की ओर से उसे देखा तो मुस्कुरा उठी। मैंने उसका हाथ थामा और अपनी मोहब्बत की मोहर उस पे सख्त करते उसका घूंघट उलट दिया। मैं कितने पल उसे आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था। आज वो मुकम्मल कील कांटों से लेस थी। ना भी होती तब भी उसका हुस्न दो हादशा था। हम दोनों बातें करते कब बहके पता ही न चला। रिमशा मेरी जिंदगी में आने वाली वाहिद औरत थी जिसे मैंने पहली नजर में दिलो जान से चाहा था, पसंद किया और फिर अपना लिया। मुझे आज भी वो दिलकश दिन अच्छे से याद था जब रिमशा से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। मैं उसकी जुल्फों से खेलता अपनी खुशबख्ती पे नाजा माजी में होता जन हुआ। जर्री हाउस शॉप का शटर उठाते मैंने उस बुर्का पोश लड़की को गौर देखा जो गली के 2 चक्कर लगा चुकी थी और अब तीसरा लगाने वाली थी। मेरा माथा ठनका, कहीं ये चोर ना हो। दाएं बाएं उसके साथी छुपे उसकी जंबिशे अबरू के मुंतजिर मुझ पे पल पड़े। पहले भी एक बार ऐसा हो चुका था। दुकान बेशकीमत शादी ब्याह के गरारों, लहंगों और जरी के दुपट्टों से अटी पड़ी थी। हमा वक्त 5-6 लाख कैश रकम अलहदा पड़ी रहती थी। कुछ अरसा पहले शायद किसी ने मुखबरी की थी जो डाके की सूरत हमें भुगतनी पड़ी। फिर अबू से जैसे छतरोल हुई कि मत पूछें, मगर अब अबू दुनिया में नहीं थी, इसीलिए मुझे ही जर्री हाउस संभालना पड़ा। अब उस लड़की को देखते मैं मोहताज सा दाएं बाएं देखने लगा। इस बात से तसल्ली हुई कि सच शुक्र तकरीबन आधी मार्केट खुल चुकी थी। अब वो नकाबपोश लड़की धीमी चाल चलते मेरे नजदीक आ चुकी थी। शटर उठा के मैं सीधा खड़ा उसे कीना तोस निगाह से घूरने लगा। जी मोहतरमा, कुछ चाहिए आपको या रास्ता भटक गई हैं? मैंने उखड़ेपन से बदतमीजी के रिकॉर्ड तोड़े। जी, वो हकलाई। असल में मेरी सहेली की शादी है और मुझे उसके लिए गिफ्ट चाहिए। मैंने सोचा क्यों ना उसे जर्री का दुपट्टा दिया जाए, इसलिए दुकान के खुलने का इंतजार कर रही थी। बगैर तमहीद घबराए अंदाज में उसने मुद्दा बयान किया। ओह, मुझे शायद पहली बार कुछ शर्मिंदगी का एहसास हुआ। जरूरी नहीं जो हमें नजर आ रहा हो वही सच निकले, कभी पीछे भी झांक लेना चाहिए। मैंने खनकार के गला साफ किया और उसे कुछ देर रुकने का कहा ताकि रात भर का जमाशुदा हब्स निकल जाए। वो भी एक तरफ लग के खड़ी हो गई। मैं अंदर दाखिल हुआ, चीजें उठा के करीने से लगाने लगा। कभी कभी चोर नजरों से बाहर देख भी लेता। वो महवियत से अंदर लगे लहंगे देख रही थी। कुछ देर बाद मैं फारिग हुआ तो उसे अंदर आने का इशारा किया। वो भी जैसे मुंतजिर थी, जल्दी से अंदर चली आई। उसके हुलिये को देखते मैंने जर्री के हल्के काम वाले दुपट्टे दिखाने शुरू किए, मगर वो हर दुपट्टा रिजेक्ट कर देती। 10-12 दुपट्टे देखने के बावजूद उसकी नजर में कोई जच नहीं रहा था। मुझे उसकी हरकत पे सख्त गुस्सा आ रहा था, मगर जब्त किए रहा। मोहतरमा, दुपट्टा चाहिए या यूं ही मटर गश्त करने निकली हैं? मेरे तहकीर आमेज रवैये पे वो यकदम घबरा गई। हाथ में थामा शिफॉन का दुपट्टा उसके हाथ से छूट गया।
इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो घबराहट में नीचे झुकी तो दुपट्टा उठाते उसका नकाब जर्री के तारों से उलझता हुआ हट गया। मैं जो गुस्से से उसे झुके देख रहा था उसका चेहरा देखकर हैरान रह गया। मैंने 27 बरस की उम्र में कई खूबसूरत लड़कियां देखी, हत्ता कि हसीन तरीन औरतों से भी वास्ता पड़ता रहता, मगर उस लड़की को देखकर मैं आंखें झपकना भूल गया। मेरी जुबान लड़खड़ा गई। समझ में नहीं आ रहा था कि सिलसिला गुफ्तगू कहाँ से शुरू करूं। जो कुछ देर पहले उसे सलावातें सुनाने के चक्कर में था, अब यूं भूत बना उसकी एक निगाह का मुंतजिर था। आप ये दुपट्टा दे दें। नकरई घंटियां बज उठी। हालांकि पहले उसकी आवाज सुन चुका था, मगर अब वही आवाज सुर और ताल बजा रही थी। शायद इसे ही पहली नजर की मोहब्बत कहते हैं। मैंने ठंडी सांस भरी। वही जमीन पे गिरा दुपट्टा उसे पसंद आ चुका था। उसने दुपट्टे की कीमत अदा की और जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। सुनो, न जाने कैसे मैंने उसे पुकारा। वो पलटी और हैरत से मुझे देखा। मुझे लगा कि मैं एक गदागर हूँ जो खाली कशकोल लिए उसके सामने घुटने टेके बैठा हूँ। तुम कहाँ रहती हो? अपने घर। जब तुमसे दोबारा मिलना हो तो कैसे? आज ही मैं तमाम दूरी पाट देना चाहता था। वो मुस्कुराई और पलट के काउंटर की जाने पड़ी। वहां रखे कलम से अपना नंबर लिखकर मुस्कुराहट के साथ वापस मुड़ गई और मैं अपने दिल की उथल पुथल होती धड़कन को सुनता रहा। ये मेरी और रिमशा की पहली मुलाकात थी और अब वही रिमशा मेरी बीवी की सूरत मेरी बाहों के घेरे में कसमसा रही थी। शादी का पहला दिन था। अम्मी ने सुबह सुबह नाश्ता बनाया तो मुझे आवाज दे मारी। उनकी आवाज पे मैं बेड पे हाथ पांव मारता कसलमंदी से उठा तो चौंक गया। बेड पे तोते और कबूतर के चंद पर बिखरे पड़े थे, जैसे हाथ से नोचे गए हों। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं उठा ताकि उन्हें उठा के बाहर फेंक सकूं। रिमशा बाथरूम से बाहर निकलती दिखाई दी। मुझे यूं बैठे देखकर आगे बढ़ी और गीला तौलिया उतार के कुर्सी पे रखा। उसके लंबे दराज बाल देखकर मुझे मस्ती सूझी। उसके गीले बालों की परवाह ना करते हुए उसे मैंने जोर से दबोचा। मेरे चेहरे पर उसकी दराज जुल्फों की ठंडक ने साया करते मुझे एक बार फिर खुद से बेगाना कर दिया। तब तक बेड पे पड़े तोते के पर मेरी याददाश्त से रफू चक्कर हो चुके थे। आसिफ, अम्मी की आवाज पर खाना खाते मैंने सर उठाया और उनकी तरफ देखा। बेटा, कई दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाह रही थी, मगर तुम देर से घर आते हो इसलिए कह नहीं पाई। अम्मी कुछ परेशान लगी। जी अम्मी, कहिए ना। मैं हमतन गोश हुआ। मुझे एहसास हुआ कि एक माँ की शादी में अम्मी को ठीक से वक्त नहीं दे पा रहा, शायद इसी वजह से परेशान है। आसिफ बेटा, अजीब सी बात है, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। वो हाथ मसलती मुझे काफी परेशान लगी। खैरियत अम्मी, बताएं तो सही, क्या हुआ? मैं खाना छोड़कर बाकायदा उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। वो बेटा, 3-4 बार ऐसे हो चुका है कि कभी तोते के पर मिलते हैं और कभी कबूतर के। आज तो हद हो गई। कटकों के पर मिले हैं मगर वो खुद गायब है। अम्मी अपनी प्यारी सेहतमंद मुर्गी को कटको कह के बुलाती थी। परों का सुन के मुझे शादी के पहले दिन वाला वाकया याद आ गया, मगर अम्मी को नहीं बताया कि मजीद परेशान ना हो जाए। अम्मी, इधर उधर मोहल्ले में पता करवाना था ना, जरूर कटको वहां मिल जाती। मगर तोते और कबूतर के पर मिलना कोई परेशानी की बात नहीं। बिल्ली कहीं भी हो, उन बेचारों की शामत आ ही जाती है, उन्हें खा पी के पर इधर उधर फेंक देती है। आप परेशान नहीं हो अम्मी। मैंने उन्हें तसल्ली दी। इस दौरान रिमशा बिल्कुल खामोश रही। वो बेचारी कर भी क्या सकती थी, अब बिल्ली पकड़ने से तो रही, मगर अम्मी मेरे जवाब से मुतमईन ना हुई, लेकिन खामोश रही। दिन ऐसे ही सबक खरामी से गुजरने लगे कि अचानक अम्मी मुझे रोते बिलखते छोड़ के चली गई। हादसा इतना अचानक था कि मुझे संभलते संभलते साल लग गया। तब तक मैं 2 प्यारे प्यारे जुड़वा बच्चों का बाप बन चुका था। रिमशा से मेरी मोहब्बत दो चंद हो गई थी। परों का सिलसिला यूं ही जारी और सारी रहा, मगर मैंने कोई परवाह नहीं की। या यूं कहना बेजाना होगा कि शायद मुझे आदत पड़ गई थी, लेकिन एक वाकये ने मुझे शदीद खौफजदा कर दिया। हुआ यूं कि बच्चों के लिए मैं 2 बकरियां खरीद लाया ताकि बच्चे ताज़ा दूध पी सकें। रिमशा ने भी कोई एतराज न किया। एक दिन में सुबह सवेरे दूध धोने बाहर सहन में आया तो देखा एक बकरी मुर्दा हालत में पड़ी है, जबकि दूसरी डरी सहमी खड़ी थी। मुर्दा हालत इसलिए कहा कि जिंदा थी, मगर मुर्दे से बदतर हाल में थी। उसके जिस्म का गोश्त जगह जगह से फटा पड़ा था, जैसे किसी ने दांतों से उधेड़ा हो। पेट से आधी आंतें बाहर निकली पड़ी थीं। टांग से गोश्त गायब था। जबड़ा आधा टूट चुका था। उसकी हालत देखकर मेरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। बच्चों के उठने से पहले सहन में घड़ा खोद के मैंने बकरी को दफना दिया कि बच्चे उसे देखकर डर ना जाएं। मगर ये वाकया ऐसा था कि जिसने मुझे पहली बार सोचने पे मजबूर कर दिया।
जब तक रिमशा देसी घी के पराठे बनाती मैं तैयार हो चुका था। हालांकि मेरा दिल बिल्कुल नाश्ता करने को नहीं चाह रहा था। ना खाता तो रिमशा को शक पड़ जाता कि कोई बात जरूर है। औरत जात थी, सोचा उसे बताया तो खौफजदा हो जाएगी, इसलिए नाश्ता करते ही रोजमर्रा की तरह बाहर निकल आया। मेरा दुकान खोलने का कोई इरादा न था। मैं सीधा इस्माइल के घर रवाना हो गया। अब वही कोई रास्ता बता सकता था। तुम सच कह रहे हो? इस्माइल ने पूरी बात सुनकर मुझे हैरत से देखा। शादी के बाद से तुम्हारे घर अजीबोगरीब वाकयात रूह पजीर हो रहे हैं यार, और तुम्हें अब होश आया है। अब के वो तमस्कराना हंसा भी। यार इस्माइल, तुम जानते हो मैं इन फजूलियात पे यकीन नहीं रखता, मगर बकरी की हालत देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने आज तक इतना डरावना मंजर नहीं देखा सवाए फिल्मों के। मैं तो अभी तक दहशत और खौफ के जेरे असर हूँ। भाभी को बता के आए हो क्या? नहीं यार, रिमशा मासूम सी है, जल्दी खौफजदा हो जाती है। तुम जानते हो ना, अम्मी के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरी हालत तुम्हारे सामने है। हम दोनों ने कैसे एक दूसरे को संभाला है, हम ही जानते हैं ये। तो फिर मैं उसे क्यों परेशान करूं? अच्छा किया नहीं बताया। अब उठो, हाफिज जुल्फी ही बता सकते हैं कि ये परों और बकरी का क्या मामला है। इस्माइल ने उठते मुझे भी साथ चलने का इशारा किया। हम दोनों दोस्त बातें करते बाहर निकल आए। आम दिनों की निस्बत मस्जिद में रश कम था। असर की नमाज पढ़े आधा घंटा गुजर चुका था। हाफिज जुल्फी मस्जिद के मेहराब के नीचे बैठे कुरान पाक की तलावत फरमा रहे थे। हम दोनों उनके करीब जाके बैठ गए। वो कुछ देर पढ़ते रहे, फिर कुरान को चूमते रेल पे रख दिया। जी आसिफ साहब, कैसे तशरीफ लाए? हाफिज जुल्फी के चेहरे पे छाई मुस्कुराहट हम दोनों को बड़ी मायने खेजती लगी, जिसे महसूस तो किया मगर बोले कुछ नहीं। इस्माइल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि हाफिज जुल्फी ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया। आसिफ साहब, आपसे पूछा है, अगर बकरी का वाकया ना होता तो आप हमारे आस्ताने पर आने की कभी जहमत गवारा करते, है ना? उनकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई, जबकि इस्माइल और मैं हवन्नकों की तरह उन्हें देख रहे थे। कैसी अजीब बात थी कि बकरी का वाकया हम दोनों के अलावा किसी को मालूम न था। आप? मैं हकलाया। आपको कैसे पता चला? मुझे तो पहले दिन के तोते के परों का भी पता है। तुम ना बताओ बेशक, ऐसी खबरें भला कब छुप सकती हैं? अब के हाफिज साहब की पुरसरारियत ने मुझे चौंका दिया। हाफिज साहब, कुछ बताएं तो सही कि मामला क्या है? इस्माइल ने शशोपंच से पूछा। आसिफ साहब, माँ की वफात के दूसरे दिन आपकी बीवी ने एक मैसेज देकर वादा लिया था। अगर याद है तो मुझे बता सकते हैं? हाफिज जुल्फी ने इस्माइल की बात को इग्नोर करते जेरे तबस्सुम पूछा। मैं हैरान सा उन्हें देखने लगा। मुझे याद आया कि अम्मी की वफात के 5वें दिन रिमशा ने दुकान पे जाते हुए मुझे ताकीद की थी कि मैं जब घर आऊं तो 3 बार दस्तक देकर अंदर दाखिल हूं, और ये वादा उसने ताहयात के लिए लिया था, और मैं अभी तक वादा ईफा कर रहा था। और अब हाफिज जुल्फी की बात पे हैरत के समंदर में डूबा आंखें फाड़े उन्हें बता रहा था। आसिफ बेटा, अचानक हाफिज जुल्फी का लहजा बदला। मेरी बात गौर से सुनो। आज तुमने बगैर दस्तक के घर दाखिल होना है, तभी पुरस्रार राजों से पर्दा उठ पाएगा। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे इसकी इजाजत नहीं है। ये कहते हुए वो यकदम खामोश हुए। मैं कभी उन्हें और कभी इस्माइल को देखे जा रहा था। मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। मैं पूछना चाहता था कि पर और बकरी का मेरे वादे से क्या ताल्लुक है, मगर हाफिज साहब की खामोशी ने मुझे चुप रहने पे मजबूर कर दिया। इससे पहले कि मैं उठता, हाफिज जुल्फी ने आंखें खोलते मेरी जानिब देखा। उनकी आंखें मकनातीस की मानित मुझे अपने आर पार महसूस हुई। उन्होंने कुरान पाक को दोबारा खोला और एक सादे सफ़े पे कुछ आयात लिखकर उसे बंद करके तावीज़ की सूरत मेरी जेब में डाल दिया। सुनो आसिफ बेटा, जैसे कहा वैसे करना। बगैर दस्तक जब घर में दाखिल हो तब बगैर कुछ कहे कुछ सुने सिर्फ देखना है, और याद रहे इस तावीज़ को जेब से मत निकालना। और इस्माइल बेटा, तुम इसके साथ रहना, मगर अंदर दाखिल मत होना। आसिफ अंदर अकेला जाएगा। अब जाओ दोनों, रात को यहीं दोबारा मुलाकात होगी, इशा पढ़ने यहीं आना। ये कहते वो खामोश हो गए। मैं हैरान परेशान उठा तो इस्माइल भी मेरे साथ ही बाहर आ गया, मगर अब तजस्सुस का काला नाग कुंडली मारे हम दोनों के अंदर बैठ चुका था। तमाम रास्ते हम दोनों दोस्त खामोशी की बुक्कल मारे अपनी अपनी सोचों में गुम थे। इस्माइल मेरे साथ ही आया। जब हम घर पहुंचे तब तक मगरिब हो चुकी थी। रात का अंधेरा चारों तरफ में फैल रहा था। मैं खामोशी से आगे बढ़ा और चुप चुपाते दबे पांव घर की दहलीज पे अपना पहला कदम रख दिया, जबकि हाफिज साहब की तंबी पे इस्माइल बाहर ही खड़ा रहा। अरे, शायद मैं किसी और के घर में घुस आया हूँ। मैंने आंखें फाड़े दाएं बाएं देखा। मैं एक वसीओ अरीज मैदान के मरकजी गेट पे खड़ा था, जहां अतराफ में छोटे छोटे बांसों की कोठड़ियां बनी थीं, मगर बिल्कुल सामने मेरा खूबसूरत बेडरूम नजर आ रहा था।
मगर हैरत की बात कि उसकी दीवारें नहीं थीं, मगर कमरे में हर चीज वैसे ही करीने से सजी थी जैसे सुबह छोड़ के गया था। मैंने आंखें टिपटिपाई, शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, मगर सामने जो नजर आ रहा था वो किसी सूरत भी ख्वाब ना था। मेरे 3 साल के दोनों बच्चे 7-8 बच्चों के हमरा कमरे के वस्त में खड़े कबूतरों तोतों से खेल रहे थे। ना जाने वो किसके बच्चे थे जिनसे मेरे बच्चे खेल रहे थे, जो इतनी तादाद में मेरे ही घर में मौजूद थे, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैदान में वही 2 बकरियां और मुर्गियां नजर आ रही थीं जो मर चुकी थीं, और वो बकरी जिसने मुझे खौफजदा किया दरख्त के नीचे खड़ी घास चर रही थी। मैंने चाहा कि कदम आगे बढ़ाऊं, मगर मेरे कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए। बेइंतहा शोर से मैंने चौंकते सर उठाया। मेरे बेडरूम में जमा बच्चों ने देखते ही देखते मेरे प्यारे बच्चों के साथ कबूतर और तोतों को दांतों से काटना शुरू कर दिया। कबूतर और तोते उनके हाथों में फड़फड़ा के दम तोड़ रहे थे। तभी सभी बच्चे कबूतरों के पर उड़ाते उसी मरी बकरी की तरफ दौड़े। एक ने टांग पे दांत गाड़े, दूसरे ने अपने तेज नुकीले पंजों से उसके पेट में हाथ डाला, तीसरे बच्चे ने उसके जबड़े को अपने दांतों से उधेड़ा, चौथे ने पहले को धक्का देते बकरी की पुश्त पे 2 दांत काट दिए, और ये सब मैं अपनी आंखों से होता देख रहा था। बकरी की चीखें आसमान को छूती मेरे दिल के आर पार महसूस हो रही थी। ना जाने कौन सी ताकत थी जो मुझे गुजरे पल ख्वाब की सूरत दिखाई जा रही थी। ना जाने ये कैसा इल्हाम था। मैं अजब कैफियत से 2-4 था, चाह के भी कदम नहीं उठा पा रहा था। शायद ये जेब में रखे तावीज का असर था। पिछली टांग मत खाना, वो टांग मैं खाऊंगी, जिस्म को साकत कर देने वाली रिमशा की आवाज कानों में पड़ी। मैं दहशत से आंखें फाड़े अपने मासूम बच्चों को हैवानों की तरह खाते देख रहा था। मेरी कुव्वते बर्दाश्त अब जवाब दे चुकी थी। हाफिज साहब की तंबीह के बावजूद मैं चीख उठा, कौन लोग हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? मेरी चीख पे सभी ने सर उठा के मुझे खून ख्वार नजरों से घूरा। उन्हीं में शामिल 3 बच्चे गुर्राते हुए मेरी जानिब लपके। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। इससे पहले के छलांग लगाते बच्चे मेरी शहरक पे दांत काटते, उनके मद्दे मुकाबिल एक इंतहाई बदसूरत नोकीले लंबे दांतों वाली औरत जिसकी पुश्त काले बालों से ढकी थी उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी पुश्त मेरी जानिब थी। उसे सामने देखकर तीनों खूंखार बच्चे सहम के रुक गए। औरत ने उन्हें हाथ के इशारे से पीछे हटने का हुक्म दिया। उसके इशारे पे वो गर्दन झुकाए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। मेरा बदन खुश्क पत्ते की मानिद लरज रहा था। दिल की धड़कन इस कदर तेज थी कि अभी बाहर आ जाएगा। दिमाग की रगें सोचने समझने से कासिर हो गई थी। इसी असना में औरत आहिस्ता आहिस्ता पलटी। शायद ही मैंने अपनी जिंदगी में इतना डरावना चेहरा देखा होगा। बड़ी बड़ी लाल अंगारा आंखें अंडे की तरह, लंबे पीले दांत, टेढ़ी नाक, चेहरे पे जगह जगह बालों की लटें, लंबे लटकते कान, सर पे 2 सींग। खौफ से ही मेरी आंखें फैल गईं। मुझे यकदम एक झटका लगा। आंखों के गिर्द दायरे नाचने लगे। इससे पहले कि मैं जमीन पे गिरता 2 नरमो गुदाज बाजुओं ने मुझे थाम लिया। तुम्हें कहा था ना दस्तक देकर आना। अब के रिमशा की मीठी मतरन्नम आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने आंखें पिटपिटाई। अगर मैं नजदीक ना होती तो जानते हो उन बदमाशों ने तुम्हें मार डालना था। ये छलावे हैं, हमारे रिश्तेदार जिन। मगर तुमने वादा तोड़ दिया आसिफ। वो यकदम रंजीदा हुई। सिर्फ एक वादा लिया था और क्या मांगा था तुमसे? उसने नीम बेहोश मेरा सर अपने घुटनों पे रखा। मैंने तुम्हें चाहा था, तुम्हें पाया और ताहयात तुम्हारे साथ रहने के सपने देखे थे, मगर तुमने क्या कर दिया आसिफ? वो रोने लगी। इसी एक वादे पे तुम्हारे और मेरे बीच जो दीवार हायल थी वो तुमने खत्म कर डाली। तुमने अपने हाथों अपना घर तबाह कर डाला आसिफ। चीखों को दबाते वो घुटी आवाज में बोली, अब मैं आजाद हो गई हूँ तुम्हारी मोहब्बत से, तुम्हारे हकूक से। मुझे मरते दम तक इस चीज का अफसोस रहेगा। मैं अब पलट के नहीं आऊंगी। वो आंसू बहाती बेरब्त बोलती मेरे दिल पे कचोके लगा रही थी। मैं बच्चों को साथ लेकर जा रही हूँ आसिफ। तुम्हारी दुनिया से मेरा नाता अब टूट चुका है। गुदाज बाजुओं में नीम बेहोशी के आलम में मैं उसकी आवाज सुनता जा रहा था। मैं कहना चाहता था मत जाओ रिमशा, मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ, मगर मैं चाह के भी उसे ना रोक पाया। मैं अपनी महबूब बीवी को कैसे रोकता? मैं रिमशा का दीवाना था, एक चुड़ैल का नहीं। ये होलनाक मंजर मैं कब तलक बर्दाश्त करता, न जाने कब होशो खुर्द से बेगाना हो गया। इशा की नमाज पढ़कर जूं ही लोग बाहर निकलना शुरू हुए, हाफिज जुल्फी ने मुझे रुकने का इशारा किया। मैं वहीं कारपेट पे बैठ गया। वैसे भी मेरी हालत घर जाने वाली नहीं थी। मुझे बैठे देखकर इस्माइल भी रुक गया। हम दोनों बैठे बातें करने लगे। कुछ देर बाद हाफिज जुल्फी हमारे करीब आके बैठ गए। कुछ पल खामोशी से हमें देखते रहे। मेरी तरफ देखते हल्का सा तबस्सुम उनके चेहरे पे आ रुका। तुम खुश नसीब हो कि अभी तक जिंदा हो।
जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि वो तुमसे इश्क कर बैठी है और ये इश्क कहीं का नहीं छोड़ता, चाहे इंसान को ये बीमारी लगे या जिन्नात को, और ये बीमारी उसे लग चुकी है। अब तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि खुद को बचाने के लिए तदबीर करो, वो वापस आ सकती है। हाफिज साहब मसलहतन खामोश हुए। मैं खुद एक अजीब सी कैफियत से दो चार था। मैं रिमशा को छोड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन अपनी आइंदा की जिंदगी की खातिर उसे निजात हासिल करना भी जरूरी हो गया था। इंसानी नस्ल के लिए मुझे जिंदा जीती जागती औरत की जरूरत थी, ना कि एक हैवान यानी एक चुड़ैल की। मेरी निगाहों में मगरिब का वो खौफनाक मंजर घूम गया। मुझे दहशत से झुरझुरी आई। अब मुझे क्या करना होगा हाफिज साहब? पहले तुम्हें उसे अपने दिलो दिमाग से निकालना होगा, फिर घर से उसके इस्तेमाल की तमाम चीजें दरिया में बहानी होगी। हाँ, फिर वो एकदम चौंके। तुमने कोई ऐसा तोहफा उसे दिया था जो उसे बहुत पसंद हो, वो उसे हर पल संभाल कर रखती हो? ये कहते ही वो कुछ पढ़ने लगे। जी जी, वो जर्री का जर्द दुपट्टा था। मुझे यकदम याद आया, वो उसे बहुत पसंद था। मैंने पहली रात को उसे वही उड़ाया था। उस दुपट्टे को फौरन किसी चलते दरिया में बहा दो। ऐसे तुम्हारी जान हमेशा हमेशा के लिए उस चुड़ैल से छूट जाएगी और फिर वो कभी वापस नहीं आएगी। जाओ इस्माइल, अपने दोस्त के साथ रहना जब तक ये दुपट्टे को ठिकाने ना लगा दे। जी हाफिज साहब, आप बेफिक्र रहें, कल सुबह ही हम दोनों ये काम कर देंगे। ये कहते इस्माइल अब कुछ मुतमईन नजर आया। उसे मेरी बहुत फिक्र थी। सुबह की सफेदी नमूदार हो चुकी थी। वो दोनों दोस्त दुपट्टे को लहरों के सपुर्द करके दरिया के किनारे सस्ताने बैठ गए थे। आसिफ के दिल से मनोबोझ उतर चुका था। सरशारी के आलम में उसने इस्माइल को मुस्कुरा के देखा। अल्लाह का शुक्र है कि जल्द पता चल गया। मैं हैरान हूँ, शादी के 4 सालों में मुझे पता क्यों नहीं चल सका, और अगर अम्मी जिंदा होती तो इस वाक़े को देखते देखते ना जाने उनकी क्या हालत होती। कहीं अम्मी को रिमशा ने तो नहीं मार डाला? आसिफ यकदम चौंका। इस्माइल की तवील खामोशी पे उसे अचंभा हुआ। तब उसने निगाह उठा के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस्माइल के पीछे रिमशा वही जर्री का दुपट्टा ओढ़े उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देख रही थी। आसिफ घबराहट में तेजी से उठा। तुम मगर ये दुपट्टा तो अभी लहरों में। तुम क्या समझते हो आसिफ कि इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? नहीं, कभी नहीं। बस तुमसे एक चूक हो गई। जो दुपट्टा तुमने मुझे दिया था वो ये है जो हर पल मेरे पास रहता है, और जो दुपट्टा लहरों की नजर हुआ वो तो कोई और था। वो खिलखिला के हंसी। आसिफ ने चाहा कि भाग सके, खौफ की हालत में वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका। इस्माइल ने उसे पकड़ने की नाकाम कोशिश की, मगर तब तक वो चलते पानी में गिर चुका था। आसिफ, आसिफ! इस्माइल ने चीखते दाएं बाएं देखा कि किसी को मदद के लिए बुला सके, मगर सब बेसूद। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ए इस्माइल, अपने हाफिज जुल्फी को जाके कह देना आसिफ रिमशा का है और हमेशा उसी का रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमें अलहदा नहीं कर सकती, समझे? गुस्से से कहते रिमशा ने देखते ही देखते पानी में छलांग लगा दी। इस्माइल दहशत और खौफ से आंखें फाड़े जर्द दुपट्टे में लिपटे उन दो जिस्मों के मिलाप को बेचारगी से देखता रह गया।